नमस्कार मित्रों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल ज्ञान संगम पर। मित्रों, आज हम आपको आरआरबी एनटीपीसी हिस्ट्री के जो है 50 PYQ करवाएंगे। इसके पहले भी मैं कई PYQ हिस्ट्री के करवा चुका हूं तथा हिस्ट्री के साथ ही जियोग्राफी के, इंडियन जियोग्राफी हो चाहे फिर वर्ल्ड जियोग्राफी हो, पॉलिटी के भी तथा साइंस के तीनों यानी कि बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री तीनों के मैं PYQ करवा चुका हूँ। इकोनॉमिक्स के भी PYQ मैंने अपलोड कर दिए हैं, तो अगर आपने नहीं देखा तो चैनल विजिट करके ज़रूर देख लीजिए, क्योंकि ये रेलवे चाहे वो ग्रुप डी हो चाहे जौन सा पेपर हो उसके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला, एनटीपीसी वालों के लिए भी विशेषकर है, क्योंकि ये रेलवे के क्या है PYQ है, तो आपके लिए ये क्या अच्छे बन जाते हैं। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, किस मौर्य शासक को यूनानियों द्वारा अमित्रघात कहा जाता था? तो कौन सा मौर्य शासक था, यानी कि मौर्य काल का शासक था जिनको यूनानियों द्वारा, कौन यूनानी जो उनको क्या कहते थे, अमित्रघात कहकर पुकारते थे, तो कौन सा था ये आपको बताना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बिंदुसार। क्या हो जाएगा? बिंदुसार। तो तीसरा हमारे यहाँ से सही उत्तर हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न है, कौन सा साहित्य स्रोत यह बताता है कि कैसे चंद्रगुप्त मौर्य ने नंदों को उखाड़ फेंकने पराजय के लिए चड़क की सहायता प्राप्त की? तो कौन सा ये बताता है? तो ये बताता है मुद्रा राक्षस। क्या बताता है? मुद्रा राक्षस। यहाँ से हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा? एक यहाँ से उत्तर हो जाएगा। और ये इसी प्रश्न का कहीं कहीं आपको अर्थशास्त्र भी देखने को मिलेगा। ठीक है, तो 1-3 इसमें क्या है, इस क्वेश्चन में हमेशा क्या कंफ्यूजन रहती है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है हमारा, मौर्य काल में समाहर्ता का अर्थ है। तो मौर्य काल में जो समाहर्ता का क्या अर्थ होता था? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? हमारा इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर तीसरा, समाहर्ता किसे कहा जाता था? इसका सही उत्तर होगा हमारा प्रकलन और संग्रहण का जो प्रभारी अधिकारी होता था उससे समाहर्ता मौर्य काल में कहा जाता था। ऐसे प्रश्न जो है पूछे जाते हैं, PYQ है, इसलिए आपको बताने की जरूरत भी नहीं। अगला प्रश्न है हमारा, अगला प्रश्न कह रहा है, मौर्य काल के वंशानुगत सैनिकों को के नाम से जाना जाता था? जो वंशानुगत सैनिक थे उनको किस नाम से जाना जाता था? तो उनको जो है मौला के नाम से जाना जाता था। क्या उनको मौला के नाम से जाना जाता था? दूसरा यहाँ से सही उत्तर होगा। अगला है, भारत में अशोक के शिलालेख का सबसे महत्वपूर्ण घोड़पुरा लेख किस लिपि में लिखा गया था? तो किस लिपि में लिखा गया था? जो क्या सबसे पहला लेख है, सबसे पहला घोड़ा लेख है, पूरा लेख, तो किस लिपि में लिखा गया था? तो ये ब्राह्मी लिपि में लिखा गया था। ये आपको विशेष रूप से याद रखना है। अगला है, अशोक ने किस प्रमुख शिलालेख में ब्राह्मणों और श्रमिकों को सार्वजनिक उदारता का परामर्श दिया था? तो कौन से शिलालेख में दिया था ये आपको बताना है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 30, तृतीय शिलालेख में दिया था। किसमें? थर्ड अपने शिलालेख में उन्होंने बताया था। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित घटनाओं को कालानुक्रम क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो इनको क्या क्रम में व्यवस्थित करना है? तो यहाँ से सबसे पहले आप बताइए कि कलिंग का युद्ध हुआ था, कि बिंदुसार का राज्याभिषेक हुआ था, कि शुंग का राजवंश हुआ, शुंग राजवंश हुआ? तो इसको अगर क्रम से बैठाने की कोशिश करें तो सबसे पहले आएगा दूसरा नंबर। क्या आएगा? सबसे पहले दूसरा नंबर आएगा। तो दूसरे में कौन सा? देखिए अब ये ऑप्शन हमारे गलत हो गए, ये हो गया। अब बचे दूसरा और चौथा। इसके बाद आता है, दूसरे के बाद आएगा हमारा पहला आएगा, तो दूसरे के बाद पहला, ये भी गलत होगा। तो ऑप्शन नंबर दूसरा यहाँ से हमारा सही उत्तर हो जाएगा। पहले दूसरा आएगा, फिर पहला आएगा, फिर शुंग राजवंश आएगा। अगला है, मौर्य शासन व्यवस्था में तीर्थ का सही अर्थ क्या है? तो तीर्थ का सही अर्थ क्या होता था? तो हमारा इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रशासनिक विभाग। क्या हो जाएगा? प्रशासनिक विभाग। तीर्थ का जो सही अर्थ होता था, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म के आदर्शों के प्रचार के लिए धर्म प्रचारकों को दूर दराज के स्थानों पर भेजा ताकि लोग भगवान बुद्ध की शिक्षाओं द्वारा अपने जीवन को प्रेरित कर सकें। इन प्रचारकों में उनका पुत्र एवं पुत्र की पुत्री भी शामिल थे। तो उनके पुत्र का क्या नाम था? उनके पुत्र का नाम था महेंद्र और उनकी पुत्री का नाम था संघमित्रा। तो ऑप्शन नंबर तीसरा इसका सही उत्तर हो जाएगा। यानी कि जो सम्राट अशोक थे उन्होंने अपने पुत्र और पुत्री को, यानी कि पुत्र जो उनका नाम था महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को, इन्होंने श्रीलंका भेज दिया था बौद्ध प्रचार प्रसार के लिए। यहीं से हमारा अगला प्रश्न होगा। अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम दिन कहाँ व्यतीत किए थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य अपने अंतिम दिन ये श्रवणबेलगोला में क्या किए थे? व्यतीत किए थे। और श्रवणबेलगोला कहाँ है वर्तमान में? तो ये भारत के कर्नाटक में है। ठीक है, याद रखिएगा। अगला है, किस राजवंश के अंतर्गत भूमि अनुदान पर सबसे प्रथम शिलालेख की जानकारी मिलती है? तो सबसे प्रथम जो शिलालेख की जानकारी मिलती है तो किस राजवंश के अंतर्गत मिलती है ये आपको बताना है। तो ये मिलती है सातवाहन। क्या? सातवाहन। तो ऑप्शन नंबर दूसरा इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है,
मौर्य काल के दौरान मथुरा का सबसे प्रसिद्ध साटक एक प्रकार का था। तो एक प्रकार का साटक क्या था? तो साटक एक प्रकार का वस्त्र था। क्या था? वस्त्र था, याद रखिएगा। ठीक है, मौर्य काल के दौरान मथुरा का सबसे प्रसिद्ध क्या? साटक था, याद रखिएगा। अगला है, भारत के प्राचीन राजवंश के संदर्भ में वासुदेव, भूमिमित्र, नारायण और वसुवर्धन सुशर्मन किस राजवंश के राजा थे? तो किस वंश के राजा थे ये आपको बताना है। इसका सही उत्तर हो जाएगा कण्व वंश के राजा थे, ये आपको याद रखना है। तो चौथा सही उत्तर होगा। अगला है, मौर्य काल के बाद के विजेता अर्थात यूनानियों, शक, पार्थिनियों और कुषाणों के संदर्भ में निम्नलिखित विकल्पों को सही नहीं है। तो कौन सा विकल्प है जो सही नहीं है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर तीसरा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर तीसरा। उन्होंने वैष्णववाद को अपने धर्म के रूप में स्वीकार किया और स्वमत को त्याग दिया। तो ये ऑप्शन क्या है? बिल्कुल गलत है। अगला है, कुषाण साम्राज्य के पतन के बाद पाटलिपुत्र पर किसने अधिकार किया था? तो कुषाण जो साम्राज्य था इसका क्या हो गया? पतन हो गया, यानी कि नष्ट हो गया। ठीक है, इसके बाद पाटलिपुत्र पर किसने अधिकार किया था? तो पाटलिपुत्र पर किसने अधिकार किया था? तो पाटलिपुत्र पे अधिकार किया था सीथियन ने। किसने? सीथियन ने किया था, याद रखिएगा। तो 4 यहाँ से हमारा एकदम सही उत्तर होगा। अगला है, प्राचीन भारत में आक्रमणकारियों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही कालानुक्रम है? तो कौन सा सही है ये आपको बताना है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर दूसरा, यूनानी, शक और कुषाण। प्राचीन भारत में आक्रमणकारी सबसे पहले यूनानी थे, फिर शक आए थे, इसके बाद क्या थे? कुषाण आए थे। अगला है, निम्नलिखित में से किन शासकों ने देवपुत्र या ईश्वर की पुत्र की उपाधि धारण की थी? तो कौन से शासक थे जिन्होंने अपने आप को देवपुत्र या ईश्वर की पुत्र की उपाधि धारण की थी? तो कौन से, ये आपको बताना है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? 68 का हमारा सही उत्तर होगा कुषाण। तो कुषाण थे जिन्होंने अपने आप को देवपुत्र या ईश्वर का पुत्र की उपाधि धारण की थी। अगला है, निम्नलिखित में से कौन शुंग वंश के शासक थे? तो शुंग वंश के शासक कौन थे ये आपको बताना है। तो इसमें शुंग वंश के जो शासक थे वो थे, कौन थे? वो पुष्यमित्र थे। कौन से? पुष्यमित्र थे, याद रखिएगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन भारत में शक शासक जो 130 से 150 ईस्वी तक था? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका हमारा सही उत्तर हो जाएगा रुद्र दामन। तो तीसरा इसका सही उत्तर हमारा हो जाए। अगला प्रश्न हमारा, चोल वंश के अभिलेखों के अनुसार वह भूमि जो मंदिरों को उपहार दी जाती है उसे क्या कहा जाता है? जो वह भूमि जो मंदिरों को उपहार दी जाती है, मंदिर निर्माण के लिए उपहार दी जाती है, उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है तिरुनामाटुकन्नी। तो दूसरा इसका सही उत्तर होगा। अगला है, अमाच्य शब्द का वर्णन संगम काल के दौरान निम्नलिखित में से किस रूप में किया गया है? तो संगम काल जो था ये दक्षिण भारत में फैला हुआ क्या एक साम्राज्य था जिसे संगम काल के नाम से जाना गया। ठीक है, और ये दक्षिण भारत, तमिलनाडु, चेन्नई साइड फैला था। ठीक है, और इस समय एक शब्द यूज हुआ करता था, उस शब्द का नाम था क्या? अमाच्य। अमाच्य शब्द का मतलब क्या होता था उस समय? तो अमाच्य शब्द का मतलब मंत्रियों होता था। क्या? मंत्रियों। ठीक है, अगला है, संगम काल में अमाच्य शब्द का वर्णन मंत्री के रूप में किया गया। संगम काल के में राजा के पास एक बड़ी परिषद होती थी जिसे 5 छोटी परिषदों में बांटा गया। इन परिषदों के मंत्री को क्या कहा जाता? अमाच्य कहा जाता था। पुजारी को क्या? पुजारी को अंथानर कहा जाता था, और दूत को धूधर कहा जाता था, और सैन्य कमांडर को सेनापति, और जासूस को ओरार कहा जाता था। तो ये आपको विशेष रूप से इतनी जो लाइन है कि इनको क्या कहा जाता था ये आप लोग जरूर याद रखिएगा, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन संगम के 5 महाकाव्यों में से संबंधित नहीं है? संगम के 5 महाकाव्यों से संबंधित नहीं है, ये आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा, तुरुमु पुत्र दई। तो इसका 4 सही उत्तर हो जाएगा। अगला, शिल्पद्दिकारम एक तमिल महाकाव्य है जिसे द्वारा लिखा गया था। जिसे किसके द्वारा लिखा गया था? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4, जिसे किसके द्वारा? तो इंग्लो आदिगल के द्वारा लिखा गया था। 4 इसका हमारा सही उत्तर होगा। अगला है, संगम युग में तोलकापियम साहित्य की सबसे बड़ा रचना है। तो साहित्य की किस भाषा की सबसे बड़ी रचना है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ये तमिल की सबसे बड़ी रचना है, याद रखिएगा। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन भी बनते हैं। अगला है, प्राचीन भारत में संगम क्या था? तो संगम क्या था? तो तमिल कवियों का जो संघ या मंडल था उसी को संगम कहा गया। तो एक यहाँ से हमारा एकदम सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, दक्षिण भारत में कितने संगम
यानी कि तमिल कवियों की सभा आयोजित की गई थी। तो दक्षिण भारत में जो संगम काल था वहाँ पे क्या थे, वो तमिल कवियों का एक सभा थी, एक मंडल था। तो कितनी सभाएं उन्होंने आयोजित किया था, कितनी मीटिंग उन्होंने फिक्स किया था, अगर इसे ऐसे समझे तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 3। क्या इसका सही उत्तर हो जाएगा, उन्होंने 3 मीटिंग कुल फिक्स किया था। कितनी? 3। अब कौन कौन सी थी देखिए, इसको विस्तार से पढ़ेंगे। पहले संगम का आयोजन मदुरै में हुआ था। पूछा जाता है कि जो पहला संगम था उसका आयोजन कहाँ हुआ था, तो पहले संगम का आयोजन मदुरै में हुआ था। दूसरे संगम का आयोजन कडारपुरम में हुआ था। तीसरे संगम का आयोजन भी मदुरै में हुआ था। तो पहला तीसरा आपको याद हो गया, तीसरे को थोड़ा सा दूसरे को और आप लोग याद कर लें, आपके लिए विशेष रूप के महत्वपूर्ण है। अगला, संगम साहित्य की रचना किस शास्त्रीय भाषा में हुई थी? जो संगम साहित्य था इसकी रचना किस शास्त्रीय भाषा में हुई थी? तो इसकी रचना तमिल शास्त्रीय भाषा में हुई थी, याद रखिएगा। चौथा इसका सही उत्तर होगा। अगला है, निम्नलिखित में शासकों में से कौन संगम काल के चेरा राज्य से संबंधित नहीं था? तो चेरा राज्य से संबंधित कौन सा नहीं था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा, नेदुम। क्या इसका सही उत्तर हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस शहर में संगम सभाओं का आयोजन हुआ था? तो किस शहर में संगम सभाओं का आयोजन हुआ था? मैंने अभी आपको बताया ये 3 थे, एक का मदुरै में हुआ था, तीसरे का मदुरै में हुआ था, दूसरे का काडीपुरम में हुआ था। तो चौथा इसका सही उत्तर हो जाएगा, मदुरै में हुआ था। अगला है, भारत के इतिहास के संदर्भ में राजुक शब्दों का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके लिए किया गया था? तो राजुक शब्दों का प्रयोग जो राजस्व अधिकारियों के लिए किया गया था, याद रखिएगा। चौथा इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है, देखिए, भारत के इतिहास में राजुक शब्दों का प्रयोग मौर्य सम्राट अशोक के शासनकाल में नियुक्त किए गए एक अधिकारी के लिए किया जाता था। राजुक जनपद का प्रमुख अधिकारी होता था, उसे राजस्व के अधिकार भी प्राप्त हुआ करते थे। अगला है, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना 5वीं शताब्दी में द्वारा की गई थी। तो 5वीं शताब्दी में किसके द्वारा की गई थी नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना? तो ये कुमार गुप्त के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा? कुमार गुप्त के द्वारा की गई थी। तीसरा इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है, समुद्रगुप्त की माता निम्नलिखित में से किस गढ़ से संबंधित थी? समुद्रगुप्त की जो माता थी किस गढ़ से संबंधित थी? तो लिच्छवी गढ़ से संबंधित थी, याद रखिएगा। दूसरा इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए, समुद्रगुप्त के बारे में कुछ खास बातें हैं जो इंपॉर्टेंट बातें हैं। देखिए, समुद्रगुप्त की माता कुमार देवी, तो समुद्रगुप्त की माता क्या नाम था? कुमार देवी था, और ये लिच्छवी गढ़ से संबंधित थी। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। बहुत पूछा जाता है कि भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो समुद्रगुप्त को कहा जाता है। अगला है, समुद्रगुप्त को कविराज की उपाधि भी मिली थी। तो कविराज की उपाधि समुद्रगुप्त को मिली थी। अगला है, समुद्रगुप्त की इलाहाबाद प्रशस्ति की रचना किसने की थी? तो इलाहाबाद प्रशस्ति की रचना ये हरिसेन ने किया था। किसने? हरिसेन ने। देखिए, क्या हुआ करता था, जो भी शासक हुआ करता था अपने अच्छे अच्छे काम, जो अपने अच्छी अच्छी जो तारीफें, वो ऐसे एक बना दिया करते थे, एक ऐसा जो है पिलर खड़ा कर दिया करते थे, और इसी पिलर में यहाँ पे क्या पूरे पिलर में ऐसे लिखवा दिया करते थे। पूरे पिलर में, किसी में हिंदी में, संस्कृत में, ऐसे क्या पूरे पिलर में इस ऐसे लिखवा। अगर आप इलाहाबाद जाएंगे तो इसमें देखेंगे किस पिलर में कुछ लिखा है, तो उसी को प्रशस्ति कहा जाता है। तो समुद्रगुप्त की इलाहाबाद प्रशस्ति, इसकी रचना जो हरिसेन ने किया था। अगला है, गुप्त काल के प्रथम कुलिक शब्द का अर्थ है। तो गुप्त काल के जो प्रथम कुलिक हैं उनके शब्द का क्या अर्थ है? तो उनका अर्थ है 4 प्रमुख शिल्पकार। तो 4 इसका सही उत्तर होगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन चंद्रगुप्त द्वितीय के 9 रत्नों में से एक है? तो कौन सा जो है 9 रत्नों में से एक है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बराह मिहिर। क्या 9 रत्नों में से एक है? तो बराह मिहिर है। अब इनके 9 रत्न कौन थे चंद्रगुप्त द्वितीय के? तो देखिए, चंद्रगुप्त द्वितीय के 9 रत्नों में से ये शामिल थे। कौन कौन से शामिल थे ये भी आप लोग देखिए। तो पहले थे अमर सिंह, दूसरे धनवंतरी। तो जितनी भी मेडिकल थी या चिकित्सा जानकारी थी धनवंतरी के पास थे। कालिदास आपको पता है बहुत बड़े क्या राइटर हैं। इसके पास है बराह मिहिर, वर ऋचु, वेताल भट्ट, शंकु, काहनपनक और हरिसेन। ये प्रमुख क्या से 9 रत्न थे। अगला है, गुप्त काल में ब्राह्मणों को जो भूमि दान में दी जाती थी उसे क्या कहा जाता था? तो गुप्त काल में जो भूमि ब्राह्मणों को दान में दे दी जाती थी उसको किस नाम से जाना जाता था? तो उसको अग्रहार कहा जाता था। क्या अग्रहार कहा जाता था? याद रखिएगा। अगला है, गुप्त के सोने और चांदी के सिक्कों, मुद्राओं में के सिक्कों पर आधारित थे। तो किसके पर आधारित थे? तो ये रोमन और कुषाणों पर आधारित थे, याद रखिएगा। अगला है, विक्रमादित्य किस प्रसिद्ध गुप्त शासक का दूसरा नाम है? तो उपनाम या दूसरा नाम विक्रमादित्य किसे कहा जाता था?
तो चंद्रगुप्त द्वितीय जो थे इन्हीं को विक्रमादित्य भी कहा जाता था। अगला है, स्कंदगुप्त ने 5 प्रकार के स्वर्ण सिक्के जारी किए थे। ठीक है, स्वर्ण सिक्के यानी कि सोने के सिक्के। निम्नलिखित में से कौन सा उनमें से एक प्रकार नहीं है? तो कौन सा एक प्रकार नहीं है? जो 5 सिक्के जो सोने के जारी किए थे, कौन सा एक प्रकार नहीं है ये आपको बताना है। तो ये बैल या वृषभ का प्रकार नहीं है। अब 5 सिक्के सोने के कौन से थे ये अभी आप देख लीजिए। देखिए, स्कंदगुप्त ने जारी किए गए सोने के सिक्के ये थे। कौन कौन सोने के सिक्के थे? एक धनुष प्रकार था, एक राजा रानी प्रकार था, एक छाता प्रकार या छत्र प्रकार था, और व्याघ्र बधित प्रकार था। तो ये 5 प्रकार के क्या हो गए। ठीक है, इसके बाद स्कंदगुप्त ने कुछ चांदी के सिक्के भी जारी किए थे, जिनमें से कौन से प्रकार थे? गरुड़ प्रकार था, बैल प्रकार था, वेदी प्रकार था, और मध्येश प्रकार था। तो ये इस प्रकार से कुछ चांदी और सोने के सिक्के उन्होंने जारी किए थे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था? तो कौन सा हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था? तो ह्वेनसांग आया था। कौन सा? ह्वेनसांग। और ह्वेनसांग को जुआन जांग भी कहा जाता है। ये कौन था? एक चीनी यात्री था, और ये भारत आया था, और भारत पर लगभग इसने 15 सालों तक ही रहा था, और इसने तक्षशिला में जाके अध्ययन भी किया था, वहां पर उसने पढ़ाई भी किया था। और इसका जो यात्रा का वर्णन सीयूकी, क्या सीयूकी नामक पुस्तक में इसको देखने को मिलता है। अगला है, रवि कीर्ति का ऐहोल शिलालेख पुलकेशिन द्वितीय की विजय के बारे में विस्तार से वर्णन करता है। तो किस इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा हर्ष। क्या? हर्ष, हर्ष की विजय पर। अगला है, हर्षवर्धन किस वंश के थे? तो हर्षवर्धन किस वंश के थे ये आपको बताना है। तो ये आपको पहले ही बता चुका, पुष्यभूति वंश के थे हर्षवर्धन। अगला है, राजा हर्षवर्धन ने में ज्ञान का एक विशाल केंद्र स्थापित किया, जिसे भद्रहार बिहार कहा जाता था। तो इसे भद्र बिहार कहा जाता था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 कन्नौज। और जो कुंभ चल रहा है, महाकुंभ, ये हर्षवर्धन की ही देन है। इन्होंने ही जो महाकुंभ, ये कुंभ की शुरुआत इन्होंने की थी। अगला है, दक्षिण भारत में वास्तुकला की द्रविड़ शैली की शुरुआत किसके साथ हुई थी? तो ये किसके साथ हुई थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पल्लव के साथ हुई थी। तो द्रविड़ जो वास्तु शैली थी, यानी कि जो डिजाइन थी मंदिरों की, ये पल्लव राजवंश के साथ हुई थी। अब देखिए, मैं आपको बताता हूँ मंदिर की प्रमुख 3 शैलियाँ हैं। कौन कौन सी 3 शैलियाँ मैं अभी आपको बताता हूँ। देखिए, सबसे पहले नागर शैली। देखिए क्या है नागर शैली? जो नागर शैली थी उसके मंदिर कुछ इस प्रकार से बना करते थे। ठीक है, इसके बाद आता है द्रविड़ शैली। कौन सी? द्रविड़ शैली। और द्रविड़ शैली के जो मंदिर थे कुछ इस प्रकार से बना करते थे। ठीक है, जो मैंने अभी आपको बताया कि दक्षिण भारत में, साउथ इंडिया में जो थे ये फैले हुए थे। ठीक है, इसके बाद आता है वेसर शैली। और वेसर शैली के जो मंदिर थे कुछ इस प्रकार बना करते थे। तो 3 प्रकार के जो कुछ मुख्य प्रकार से क्या थी? शैलियाँ थी। अगला है, चालुक्यों की राजधानी कहाँ स्थित थी? तो जो चालुक्य थे इनकी राजधानी कहाँ स्थित थी? तो इनकी राजधानी वातापी में स्थित थी। दूसरा इसका सही उत्तर हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला है, पल्लवों की राजधानी थी। तो पल्लवों की राजधानी कहाँ थी? तो पल्लवों की राजधानी कांचीपुरम में थी। याद रखिएगा, 4 इसका हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला है, चालुक्यों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो चालुक्यों के संदर्भ में कौन सा सही है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर दूसरा इसका हमारा सही उत्तर, चालुक्यों के अधीन ग्राम स्वच्छता अनुपस्थित थी। दूसरा इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से किस भाषा में प्रसिद्ध कवि रवि कीर्ति द्वारा लिखित ऐहोल शिलालेख है? तो किस भाषा में है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा संस्कृत भाषा में है। आप लोग याद रखिएगा, विशेष करके इम्पोर्टेंट है। अगला है, पल्लव साम्राज्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो निम्नलिखित जो कथन है उन पे क्या विचार करना है। ठीक है, कथन दिए गए हैं। तो महेंद्र वर्मन फर्स्ट का ने इच्छुओं को हराया और पल्लव साम्राज्य की मजबूत नींव रखी। और दूसरा है, महेंद्र वर्मन फर्स्ट ने मणिक सागर के प्रभाव में शैव धर्म को ग्रहण किया। तो इनमें से कौन सा जो कथन है ये सही है, यानी कि क्या है, कौन सा कथन सही नहीं है, ये आपको बताना है। तो 1 और 2, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? दोनों ये क्या है? सही नहीं है। तो तीसरा हमारा यहाँ से सही उत्तर हो जाएगा। तो इसके साथ मैंने आपको ये भी 50 क्वेश्चन करवा दिए। ठीक है, इसके पहले भी मैं हिस्ट्री के कई क्वेश्चन और कई वीडियो ला चुका हूँ, जो कि रेलवे PYQ, आप चाहे ग्रुप PD की तैयारी करें या फिर NTPC ALP कुछ भी करें, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि रेलवे से जुड़े क्या है, करंट अफेयर है और GS।